आज के इस लीगल वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 के अंतर्गत आने वाले कपटपूर्ण अंतरण का सिद्धांत नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 में वर्णित कपटपूर्ण अंतरण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। धारा 53 कपटपूर्ण अंतरण का सिद्धांत। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 में कपटपूर्ण अंतरण दिया हुआ है। इसे व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का सहारा लिया जा सकता है। नंबर 1, प्रावधान। धारा 53 में कहा गया है कि नंबर 1, जब कोई ऋणी अपने दाताओं का ऋण न वापस करने के आशय से या विलंब से वापस करने के आशय से अपने किसी अचल संपत्ति को अंतरिति से दुर्विसंधि करके अंतरित कर देता है तो उसे कपटपूर्ण अंतरण कहा जाता है और ऐसा अंतरण ऋणदाताओं के विकल्प पर शून्यकरणीय होता है। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि कपटपूर्ण चयन संभव है और ऐसा अंतरिति जिसने प्रतिफल दिया हो, सद्भावना पूर्वक संपत्ति को अंतरित कराया हो तथा जिसे इस तथ्य की सूचना न रही हो, संरक्षित है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ए के पास एक आलीशान मकान जिसका संदर्भ देकर ए C1 से 1 लाख, C2 से 2 लाख, C3 से 3 लाख तथा C4 से 4 लाख रुपए उधार ले लेता है। तत्पश्चात ए बी के साथ मिलकर एक योजना अर्थात दुर्विसंधि बनाता है जिसका उद्देश्य इन ऋणदाताओं को धोखा देना है, अर्थात वह बी को अपने आलीशान मकान को 50,000 में बेच देता है ताकि ऋणदाताओं का ऋण वापस न करना पड़े और यदि वापस करना भी पड़े तो अत्यधिक विलंब से। ऐसे में धारा 53 इन दाताओं में से सभी को या किसी एक को या एक से अधिक को यह अधिकार देती है कि वे या वह इस अंतरण को शून्य घोषित करा सकते हैं। अगला पॉइंट है इसके आवश्यक तत्व। धारा 53 तब लागू होती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। नंबर 1, विफल या विलंब करने का आशय। धारा 53 तब लागू होती है जब अंतरणकर्ता अर्थात ऋणी का आशय यह हो कि वह अपने ऋणदाताओं को उनका पैसा अर्थात कर्ज वापस ही नहीं करना चाहता या अत्यधिक विलंब से वापस करना चाहता है, जैसा कि उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है। नंबर 2, दुर्विसंधि। धारा 53 को लागू होने की दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि अंतरणकर्ता और अंतरिति में एक प्रकार की दुर्विसंधि हो जिसमें अंतरिति अंतरणकर्ता के इस योजना में शामिल हो कि यह अंतरण तुम्हें इसलिए किया जा रहा है ताकि अंतरणकर्ता ऋणदाताओं के कर्ज की वापसी से बच जाए या कर्ज को अति विलंब से देने की स्थिति बन जाए। इसमें एक वाद आया था रतन देवी बनाम जंग बहादुर। इस मामले में पति ने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले रखा था। जब कर्ज के भुगतान का समय आया तो अपनी संपूर्ण संपत्ति अपनी पत्नी के नाम अंतरित कर दी और नामात्र की संपत्ति अपने पास रखा। न्यायालय ने यह कहा कि यह अंतरण धारा 53 के अंतर्गत कपटपूर्ण है और ऋणदाताओं की इच्छा पर इसे शून्य घोषित कर दिया। एक अगला वाद आया था अब्दुल शकूर बनाम अर्जी पापा राव। इस मामले में एक फर्म भागीदारों ने ऋणदाताओं का पैसा न देने के उद्देश्य से फर्म की संपत्ति को बहुत सस्ते में ही अब्दुल शकूर में बेच दिया। तत्पश्चात अर्जी पापा राव अर्थात ऋणदाता ने इस अंतरण को चुनौती दे दी। उच्चतम न्यायालय ने इसे कपटपूर्ण मानकर शून्य घोषित कर दिया। अगला, अचल संपत्ति। धारा 53 तब लागू होती है जब अंतरणकर्ता ने अपनी किसी अचल संपत्ति का अंतरण किया हो, अर्थात चल संपत्ति के मामले में धारा 53 नहीं लागू होती है। यहाँ अचल संपत्ति का वही अर्थ होगा जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में दिया गया है, जैसे भूमि से होने वाले फायदे तथा भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं आदि।
अगला है नंबर 4 पर ऋणदाता या महाजन या लेनदार अर्थात क्रेडिटर। धारा 53 के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित लोगों को महाजन माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसने कर्ज दिया हो, ऐसी मुस्लिम महिला जिसका मेहर बकाया है, ऐसी महिला जो भरण पोषण पा रही है, ऐसा व्यक्ति या डीलर ऑर्डर करके माल मंगाया गया। अगला, किंतु माल के परिधान से पहले ही ऑर्डर करने वाले ने अपनी संपत्ति को उसे धोखा देने के लिए अंतरित कर दिया। अगला आता है इसमें अंतरण शून्य करणीय। धारा 53 के अंतर्गत जो अंतरण किया जाता है वह किसी एक ऋणदाता या एक से अधिक ऋणदाता या सभी ऋणदाताओं के विकल्प पर शून्यकरणीय होता है। अर्थात यदि इनमें से किसी के द्वारा ऐसे अंतरण को शून्य घोषित न करा जाए तो यह वैध बना रहेगा। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2 तथा टीपीए की धारा 5। अगला है प्रतिनिधिवाद। धारा 53 के अंतर्गत जब कोई ऋणदाता अंतरण को शून्य घोषित कराने के लिए वाद दायर करता है तो ऐसे वाद को प्रतिनिधिवाद माना जाता है। सीपीसी का आदेश 1 नियम 8। तात्पर्य यह है कि भले ही एक ही ऋणदाता अंतरण को शून्य घोषित कराए फिर भी उसका लाभ सभी ऋणदाताओं को मिलता है। अगला आता है अपवाद। इसके अपवाद देख लेते हैं। निम्नलिखित मामलों में धारा 53 नहीं लागू होती है। नंबर 1 सद्भावना पूर्वक। यदि अंतरिती ने उस अंतरण को सद्भावना पूर्वक कराया है, प्रतिफल दिया है और उसे इस तथ्य की सूचना नहीं थी कि उस संपत्ति के बदले अंतरणकर्ता ने ऋण ले रखा है और उसकी मंशा ऋण की वापसी को विफल करने या विलंबित करने का है, तो यहाँ पर ऋणदाताओं के विकल्प पर अंतरण को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। जनरल क्लासेस एक्ट की धारा 3 सब क्लोज 22 और आईसीए संविदा अधिनियम की धारा 2 तथा टीपी की धारा 3। अगला है दिवालिया व्यक्ति। चूंकि न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होते ही उस व्यक्ति की ऋणदाताओं को ऋण वापस करने की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, इसलिए धारा 53 ऐसे व्यक्तियों पर नहीं लागू होती है। इसमें बाद आया था वासुदेव बल्लभ लक्ष्मी नारायण। इस मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि दिवालिया व्यक्तियों पर धारा 53 नहीं लागू होती है। अगला आता है कपटपूर्ण चयन। कपटपूर्ण चयन भी धारा 53 का अपवाद है। तात्पर्य यह है कि यदि अंतरणकर्ता अर्थात ऋणी अपनी संपत्ति को बेचता और सभी ऋणदाताओं में से किसी एक या एक से अधिक को ऋण का संदाय कर देता है और अपने पास कुछ भी धनराशि नहीं रखता है जब तक किसी का ऋण बकाया हो, तो ऐसी स्थिति में शेष ऋणदाता को उस अंतरण को शून्य घोषित नहीं करा सकते हैं। इसमें वाद आया था मुसाहुर साहू बनाम हाकिम लाल। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्धारित किया कि ऋणी किसी एक ऋणदाता के दावे का संपूर्ण रूप से भुगतान कर सकता है, भले ही अन्य ऋणदाताओं के लिए कुछ भी संपत्ति न बच रही हो, तो ऐसे में अन्य ऋणदाता उस अंतरण को शून्य घोषित नहीं करा सकते हैं। एक अगला वाद आया था रामेश्वर बनाम आफ्ताब। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा कि यदि मेहर के ऋण के बदले मुस्लिम पति द्वारा अपनी संपत्ति पत्नी को अंतरित कर दी जाती है तो अन्य ऋणदाताओं द्वारा उसे शून्य नहीं घोषित कराया जा सकता, क्योंकि धारा 53 में कपटपूर्ण अंतरण शून्य करणीय होता है, लेकिन कपटपूर्ण चयन वैध होता है और मुस्लिम पत्नी अपने मेहर के संदर्भ में अपने पति के लिए विधि की दृष्टि में एक ऋणदाता मानी जाती है। एक अगला वाद आया था गोपाल जी भाई बनाम स्टेट ऑफ एमपी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि ऋणी अपने एक ऋणदाता के कर्ज को पूर्ण रूप से भुगतान करने के लिए संपत्ति उसी को बेच देता है तो यह भी कपटपूर्ण चयन है और अन्य ऋणदाताओं के कहने पर इस विक्रय को शून्य नहीं घोषित कराया जा सकता। एक अगला आया था इसमें पश्चातवर्ती अंतरिती। यदि पश्चातवर्ती अंतरिती ने उस संपत्ति को सद्भावना पूर्वक खरीदा है, प्रतिफल दिया है तथा उसे इस तथ्य की सूचना नहीं है, तो ऐसे में वह संपत्ति पश्चातवर्ती अंतरिती को मिलेगी और यहाँ धारा 53 के अंतर्गत ऋणदाताओं को यह अधिकार नहीं है कि
पश्चातवर्ती अंतर्वृत्ति के अंतरण को शून्य घोषित करा सके, अर्थात सद्भावना पूर्वक सह प्रतिफल तथा बिना सूचना वाले पश्चातवर्ती अंतर्वृत्ति पर धारा 53 नहीं लागू होती है। जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 3 सबक्लोज 22 एवं भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2D एवं संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।